नमस्कार, इटोनो स्वदेश पे आपके खास शो में स्वागत है। निकुंज की नज़र, नए साल का डगर। आप सब सोच रहे हो कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, अब तक निकुंज आके आपको बता क्यों नहीं रहे कि इस साल आपको क्या करना चाहिए। 2023 की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज हम वापस से समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल आपको कहाँ मौके बनते हुए दिख सकते हैं, आपको क्या सचेत रहने की जरूरत है और कहाँ कमाई के बड़े मौके दिखेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इटोनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर नमस्कार। हमने तो पिछले साल बाजार में बहुत शानदार रैली देखी, लेकिन पिछले साल जो आपने कहा अप्रैल के आसपास, मुझे याद है कि आपने कहा निकुंज की नज़र में कि बाजार में एक तेज़ी देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात की, बड़ी तेज़ी देखने को मिली। फिर एक समय के बाद आपने कहा कि थोड़ा मिड कैप से निकलिए, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप स्टॉक्स में जाइए। लार्ज कैप में आपने टर्निंग कराई लोगों को। दिवाली के आसपास आपने सांता क्लॉज की बात की, सांता रैली देखने को मिलेगी, बड़ी रैली हमने देखी, शानदार रिकॉर्ड, किसी ने सोचा नहीं था और आपने पहले बताया था। अब आपका नज़रिया बाजार को लेकर थोड़ा सा बेयरिश हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखिए, बेरिश तो एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। आई थिंक केयरफुल इज द वर्ड। केयरफुल। बुल मार्केट के अंदर भी करेक्शन आते हैं, बुल मार्केट के अंदर भी साइडवेज करेक्शन आते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं टाइटन का आपको एग्जांपल दूं, टाइटन जो राकेश झुनवाला का सबसे चुनिंदा शेयर है, जो आज मार्केट कैप उसकी 3 लाख करोड़ है, मगर जब उन्होंने उस पर निवेश करा था तो उसकी मार्केट कैप करीब 2000 करोड़ थी। बिल्कुल। तो टाइटन जैसा शेयर जो 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, उसने अपने पिछले 25 साल की हिस्ट्री के अंदर, इस पूरे 25 साल की हिस्ट्री के अंदर 3 बार 50% ज़्यादा करेक्शन दिया है, 10 बार से ज़्यादा 30% से ज़्यादा करेक्शन दिया है, और 15-20% करेक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो मार्केट के अंदर जो हार्ट बीट होती है, ऊपर नीचे होती है, तो मार्केट के अंदर हार्ट बीट जो होती है ऊपर नीचे होगी। मैं सबसे पहले, देखिए, मार्केट में सबसे पहले होती है उम्मीद। बिल्कुल। और एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जनवरी में आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जैसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए, उम्मीद ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जो बड़ी रैली हमने देखी 3 महीने में, यू विल नॉट बी इन अ रिपीट ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके। पिछले 3 महीनों में जो मार्केट के अंदर एक तरफा मूव आया है 10% से ज़्यादा, आने वाले 3 महीनों में वो नहीं आएगा। ये मैं सबसे पहले बताता हूँ। दूसरा डेटा, जनवरी के अंदर एक डेटा हम सुबह देख रहे थे कि हम मार्केट में इस समय बुलिश क्यों है। उसके 2 या 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है जो एफआईज आते रहेंगे और आएंगे और आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जा रहे हैं, मगर वो नहीं आए तो पिछले साल तो नहीं आए थे जी। बिल्कुल। 2023 में, बिल्कुल। 2022 में भी वो नहीं आए थे। सुमित मुझे डेटा दे रहे थे, मैं सुबह देख रहा था कि 21 और 22 का, अगर आप 22 और 23 के आंकड़े आप देखें और 21 का भी आंकड़ा आप देखें, तो 21 के अंदर जनवरी के अंदर 5000 करोड़ का निवेश, बिल्कुल, 22 के अंदर नेगेटिव, बिल्कुल, 23 के अंदर नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी आता तो आएंगे वो। हाँ। तीसरा, जनवरी का जो महीना है वो हमेशा उम्मीदों से ज़्यादा भरा रहता है, ये होगा वो होगा, मगर 7 में से 10 जनवरी में नीचे का रुख रहा है। बिल्कुल। स्मॉल कैप में 6 से 10 रहा है, मिड कैप में 6 से 10 रहा है। तो मैं हिस्ट्री की बात करूं, एफआई की बात करूं, सिनारियो की बात करूं, और पिछली बार आप कब हुआ था इतना कि आपको एक 10-12% की तेजी मिली थी लास्ट क्वार्टर के अंदर, और उसके बाद और लोग तेजी करने आएंगे। तो ये भी हमें नज़र रखना चाहिए। तो इन पूरी चीज़ों को अगर मैं करूं तो मेरा ये मानना है कि जनवरी का जो महीना है, इसमें आपको उम्मीद कम रखेंगे। देखिए साहब, उम्मीद अगर कम रहेगी ना तो डिसअपॉइंटमेंट कम होता है। बिल्कुल सही बात। भले ही निजी लाइफ हो, भले ही प्रोफेशनल लाइफ हो, भले ही पर्सनल लाइफ हो, आप जब उम्मीद लाइफ में कम करेंगे तो हमेशा आप सुखी रहेंगे। तो उम्मीद डबल डिजिट रिटर्न की जनवरी में मत करिए। तो डबल डिजिट रिटर्न की अगर उम्मीद नहीं करें तो जिनके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, अच्छे रिटर्न देखने को मिले, उनको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, जस्ट लाइक वन शू डज नॉट फिट ऑल। हर इंसान की प्रोफाइल अलग होती है। तो आपके पास क्या है वह पूछिए और क्यों है वह समझिए। अगर आपने सपोज इंडियन प्राइवेट बैंक्स में निवेश करा है, ये सोच करके कि मैं 3 साल तक इनमें टिका रहूँगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपने पीएसयूज के अंदर ये सोच के निवेश करा है दिसंबर के अंदर कि मैं जी, अक्टूबर में आपने पीएसयू शेयर्स लिए और वो 50% से 100% ऊपर हो गए, तो 15-20% अगर आप मुनाफा वसूली करते हैं तो कोई उसके अंदर नुकसान नहीं है। देखिए, घर में आया पैसा हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल, घर में आया पैसा हमेशा अच्छा होता है। आपने मेहनत करी है, आपको उसको थोड़ा बेनिफिट लेना चाहिए। मुनाफा देखने के बजाय मुनाफा जेब में आना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जब मार्केट गिर जाएगा आपको मुनाफा वालूसी नहीं मिले। सबको एक उम्मीद, एक मैं 2008 की एक बड़ी अंग्रेजी कहावत है जो चक प्रिंस करके सिटी बैंक के उस समय सीईओ थे,
मार्केट चल रहा था, उन्होंने बोला जी हम तो बैठे रहेंगे। क्यों जी? वी विल ओनली स्टॉप व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स। तो हम जब म्यूजिकल चेयर खेलते हैं बिल्कुल, तो एक चेयर कम होती है। बिल्कुल, अगर 20 लोग हैं, एक ही इंसान आउट होता है, मगर एक तो आउट हो जाता है। बिल्कुल, और म्यूजिक कम बंद होगा, आपको बता के बंद नहीं होगा। और कौन आउट होगा किसी को नहीं पता। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 15 से 20% अगर मुनाफा वसूली आप करते हैं तो उसके अंदर कुछ नुकसान नहीं है। जनवरी हिस्टोरिकली बहुत अच्छा महीना नहीं है। इस समय सब ज़्यादा लोग उम्मीद लगा कर बैठे कि एफआई आएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मगर आएंगे तो भी क्या आपको पिछले 3 महीने में जो रिटर्न मिला था अगले 3 महीने में लग गया था, मुझे मुश्किल लगता है। और अगर आप 15-20% मुनाफा वसूली करेंगे तो आपको नुकसान नहीं है। अब आपको शेयर पे, सेक्टर्स पे देखने पड़ेंगे। एक लंबी सांस लीजिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, अपना पोर्टफोलियो का प्रिंट आउट लीजिए, देखिए, समझिए, सोच कर समझ के निवेश करें। अगर आप अपना पोर्टफोलियो भेजना चाहते हैं, हमारे कॉलिंग शोज हैं, हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। कभी है तो निकुंज की नज़र पे भी पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। जब भी चाहे आप सवाल पूछ सकते हैं। हम ट्विटर पे हैं, हमेशा हर सवाल का जवाब देते हैं। हम स्वदेश पर हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, प्लीज़ सवाल भेजिए। जो भी हमारी समझ है, जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम हमारी समझ से, ईमानदारी से लोगों को बताएंगे। बिल्कुल, होता ही नहीं होता है वो तो ऊपर वाला जाने, मगर हमारी समझ से जो हमने सीखा है हम हमेशा बताएंगे। वैसे 10 महीने का मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि 10 महीने में आपने जो भी बताया कि इंडेक्स को लेकर हो, शेयरों को लेकर हो, कई सारे शेयर्स थे, टाटा पावर, जोमेटो, ऐसे स्टॉक जिसमें बहुत बड़ी अच्छी रैली देखी। बिल्कुल सर, एक चीज़ हमने देखा है कि 10 साल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मेटल इंडेक्स गिरा है, रियल्टी गिरा है। IT में गिरावट कम देखने को मिली है जनवरी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो। पिछला साल हमने देखा IT के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं था। मनीष, मुझे भी यही लगता था। जब मैं आंकड़े देखता हूं तो IT इंडेक्स ने पिछले साल 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया, जो कि निफ्टी के आसपास है। बिल्कुल। और बैंक्स ने इंडेक्स में रिटर्न नहीं दिया। 2023 वाज अ टेरेबल ईयर फॉर IT। AI आया, बिल्कुल, चैट GTP आया, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के शेयरों में देखिए क्या छलांग हुई है। IT कंपनी से प्रॉफिट वार्निंग दी, ऑर्डर कैंसिलेशन की बातें करी, हर नेगेटिव चीज आ गई थी। उसके बाद भी IT इंडेक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर IT की आप स्पेसिफिक बात करें तो IT के अंदर बड़ा ही अच्छा बात इस समय चल रही है। सेंटिमेंट नेगेटिव है मगर भाव खराब नहीं है। नन ऑफ द लार्ज कैप IT स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। बिल्कुल। माहौल कितना खराब है। बिल्कुल। अगर मैं IT के बारे में बोलूंगा तो आप, अगर मैं बैंक से बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा। मैं IT बोलूंगा तो आप बोलेंगे अच्छा, पता नहीं जी, थोड़ा सोच में हो जाएगा। उसके बावजूद प्राइसेस होते हैं। और मैं ब्रोकरेज की अगर बात करूं, चलिए अब लय में आते हैं, फिर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निफ्टी टारगेट की। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। कहाँ से चर्चा बढ़ाए? हम और बात लंबी कर सकते हैं, कहाँ से चर्चा बढ़ाए? बिल्कुल, इसमें मुझे चर्चा ये करनी है। एक तो आपने ये बताया कि ठीक है गिरावट जनवरी में थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, संभल के रहने की जरूरत है। अब चूंकि संभलने की जरूरत है तो आपने IT में बोला कि सबसे नेगेटिव कम रिटर्न देखने को मिला है। अगर मौके खोजने हो तो किस सेक्टर में यहाँ से मौके खोज सकते हो फिर? मेरा ये मानना है, जो आज मैं क्वार्टरली अपडेट्स देख रहा था, HDFC बैंक की तो नहीं है, मैं बजाज फाइनेंस की देख रहा था, इंडसइंड बैंक की देख रहा था, फेडरल बैंक की देख रहा था। बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। अगर आप देख रहे हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं इस समय लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे हैं, तो वो ऑब्वियसली सस्ते हो गए। जो बैंक्स होता है, देखिए मनीष, क्या हुआ था 2018 से 2020 में या 2017 से 2020 में सब बैंक्स को मार पड़ी थी। बिल्कुल। तो जो बैंक्स को मार नहीं पड़ी थी, HDFC बैंक और कोटक, उनके अलावा सब बैंक्स को मार पड़ी थी। भले ICICI बैंक को चंदा कोचर का इशू हुआ, येस बैंक के अंदर राणा कपूर का इशू हुआ, इंडसइंड बैंक के अंदर IL&FS का इशू हुआ। कोई भी बैंक ऐसा नहीं था, भले प्राइवेट में या फिर PSU में, जिसको मारना पड़ी। उसकी वजह से जो अच्छे बैंक्स हैं डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए, जैसे HDFC बैंक और कोटक। 4 टाइम प्राइस टू बुक, 5 टाइम प्राइस टू बुक। अब वैसा नहीं है, साइकिल अच्छी है। तो जो प्रीमियम आप इनका दे रहे थे वो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो आप पूछ रहे अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? जी, आउट परफॉर्म कर रहे थे वो समझिए, तो अंडर परफॉर्मेंस का कारण अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये मजर की वजह से नहीं है, क्योंकि अब देखिए मार्केट में हमेशा रिलेटिव और एब्सोल्यूट होता है। तो आप पहले रिलेटिव बेनिफिट कर रहे थे, अब एब्सोल्यूट दुनिया अच्छी है। तो बैंक्स मुझे लगता है अच्छे हैं। स्पेशली प्राइवेट बैंक्स की जो लेवरेज है वो इस समय कम है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो लेवरेज बढ़ा सकते हैं। लेवरेज बढ़ा सकते हैं तो आप लेंडिंग कर सकते हैं, लेंडिंग कर सकते हैं तो प्रॉफिट आ सकता है। तो प्राइवेट बैंक में मुझे लगता है इस साल इंडसइंड बैंक में नज़र रखिए, मुझे लगता है एक्सिस बैंक में इस साल नज़र रखिए। सर एक सेकंड के लिए मैं रुकूंगा। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक स्टॉक ऑफ द ईयर कह दूं? स्टॉक ऑफ द ईयर तो देखिए बहुत मुश्किल है, मगर नज़र रखिए। गिरावट पे SIP मेरा ये मानना है कि देखिए स्टॉक ऑफ द ईयर तो हमें बोलना बहुत मुश्किल होता है। हम क्या बता सकते हैं कि दैट कैन दिस मार्केट, मेरा तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने पिछले साल 20% का रिटर्न दिया है। हिस्टोरिकल एवरेज है 12 से 14%। तो अगर आप 12 से 14% रिटर्न आप इस साल देते हैं तो अब लॉन्ग टर्म एवरेजेस
के आसपास है। अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज से ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो निफ्टी के लिए अच्छा साल है। 12% 13% तो आपका लॉन्ग टर्म एवरेज है ना जी, वो तो आप 3 साल में एवरेज में आप निकाल लेंगे, आप 4 साल के एवरेज में। तो क्या निफ्टी इस साल लॉन्ग टर्म एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है? मुझे लगता है जी हाँ, क्योंकि अर्निंग्स जो है 12 से 15% ग्रो करेंगे। 12 से 15% आपका एवरेज रिटर्न है। वैल्यूएशंस आर गुड, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर नॉट चीप, बट दे आर गुड, दे आर रीजनेबल बट अर्निंग्स ग्रोथ given volatility of 2 events, election in India first half, election in US in second half, 12 से 13% रिटर्न आ सकता है। आज आगे क्या होगा हम बात करेंगे। उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को बीट करते हैं? तो जो भी स्टॉक निफ्टी को बीट करते हैं 10-15% से, मेरे हिसाब से स्टॉक ऑफ द ईयर कहलाया जा सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं किस सेक्टर में हो सकता है। उसके अंदर आईटी में मुझे नहीं लगता हो सकता है, बैंक्स में लगता है। लार्ज कैप बैंक्स निफ्टी में कौन कौन से हैं? SBI, ICICI बैंक, एक्सिस, इंडसइंड शायद नहीं है, शायद है, देखना पड़ेगा। निफ्टी में शायद निफ्टी में नहीं है, ध्यान निफ्टी में नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक की जो क्रेडिट साइकिल है वह ठीक लगती है। फेडरल बैंक नॉन निफ्टी का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बैंक हो चुका है, सस्ता है, कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है वहाँ पर भी नज़र बनानी चाहिए, बिकॉज उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है ठीक है, निम्स ठीक है, मैं कासा का नंबर देख रहा था वो ठीक है। तो लाइफ लाइन फॉर अ बैंक इज स्ट्रॉन्ग कासा, उनकी कासा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पूरे असॉर्टमेंट में बैंक्स में आपको नजर रखनी चाहिए। अच्छा, आप चूंकि जनरली निफ्टी को लेकर आप टारगेट नहीं देते हैं, और जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है वो सीधे तौर पे मान अगर ऊपर का लेवल माने तो 24,000 तक का मान के चले निफ्टी का, नीचे 20,200 के आसपास का मान के चलना है। ये कह सकते हैं रेंज मान के चलना है अगले साल के लिए। निफ्टी का जो रेंज निकल कर, आप इन दोनों के बीच में निफ्टी को किधर देख रहे हैं? 20,200 मान के चल रहे हैं, 24,000? क्योंकि आपने लास्ट टाइम, जब मुझे याद है कि जब 20,000 के आसपास नहीं था तो आपने कहा था कि 20,000 तो आएगा, 21,000 का नारा आपने दिया, 21,000 के करीब हम पहुंच गए, फिर 22,000 की बात होने लगी। अब तो इस साल के लिए चूंकि बहुत इंटरिम बजट है, इलेक्शंस हैं, आपको एक फेयर क्या लगता है कि निफ्टी यहाँ तक जा सकता है? तो चलिए बात करते हैं कि आज हम अज्यूम क्या कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 12 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। बिल्कुल। इलेक्शन के अंदर मार्केट को वर्डिक्ट मिलेगा कंटिन्यूटी का, बड़े कैबिनेट में चेंजेस नहीं आएंगे। वेस्ट इलेक्शन में कुछ बहुत बड़ा जो मार्केट चाहता है उस प्रकार का उनको मिले प्रेडिक्शन। कोई बड़े टैक्स चेंजेस नहीं आएंगे, कोई बहुत बड़ा सेंट्रल बैंक को लेकर के इशू नहीं आएगा, और कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं आएगा। इफ़ थिंग्स ग्रो एज पर व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ, तो 12 से 15% अर्निंग आ रही है। तो 12 से 15% अर्निंग अगर आएगी तो निफ्टी में 12 से 15% की ग्रोथ आ सकती है। तो 21,000 में 12% अगर लगाएं या 10% आप लगाएं तो 24 से 25,000 होता है। तो आई वुड से दैट इफ नथिंग गोज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द इवेंट्स व्हाट वी हैव, आई थिंक 10 to 12% अपसाइड और 12 to 15% अपसाइड इज अचीवेबल। तो जेफरीज का जो टारगेट 24,000, इफ आई हैव टू रेट ऑन अ स्केल ऑफ क्या निफ्टी के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है, नीचे जाने के चांस ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा 60 से 70% ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है, 30% नीचे आने के चांस। 60 से 70% आप मान के चलने के यहाँ से निफ्टी को, प्रोवाइडेड ऑल द इवेंट्स व्हिच आई सेड वी कम ऑन द राइट साइड। इसमें अगर एक इवेंट जो सबसे बड़ा चर्चा में हिस्सा, चूँकि 5 साल में एक आता है, इलेक्शन होता है, अगर मान लीजिए जो बाजार उम्मीद कर रहा है कि 3 टर्म नहीं आती है सरकार, कितना ज़्यादा गिरावट आ सकता है? कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन की संभावना? क्रिस वुड का मानना है 20%। 20%। पर जब क्रिस वुड ने बोला था उसके बाद मार्केट 10% और चल चुका है। जब क्रिस वुड साहब ने हमें बोला था दिवाली के पहले स्टूडियो में आकर के कि निफ्टी 20% गिर सकता है, 25% गिर सकता है, उसके बाद 10% और है। तो अगर आज वो बोलेंगे तो 35% बोलेंगे वो। यह बोलना कि कितना गिरेगा बहुत मुश्किल है। मगर क्या मार्केट, अगर कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं जो मार्केट नहीं चाहता है इलेक्शन के अंदर, क्या मार्केट के अंदर नीजक रिएक्शन हो सकता है? क्या पैनिक हो सकता है? क्या मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी धाराशायी गिरावट हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। तो क्या रिस्क है? जी हाँ, रिस्क है। डिफेंस में क्या होगा मुझे नहीं पता। कुछ कुछ सेक्टर्स तो बाइनरी हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी से पूरे डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। आपकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स से नहीं है, सरकार के केपेक्स से आ रही है। जो रोड बन रही है, जो ब्रिजेस बन रहे हैं, बॉम्बे में देखिए, दिल्ली में देखिए, मतलब जहाँ मुझे दिल्ली से जयपुर जाने में 5 घंटे लगते थे, सब 3.5 घंटे की जर्नी पूरी करी है। रोड्स हैं, 4 लेन ईच साइड हाईवेज हैं। तो सरकार का केपेक्स है वो। क्या सरकार का केपेक्स हिलेगा? जी हाँ। एक सरकार 3 चीज डिसाइड करती है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड परसेप्शन। परसेप्शन चेंज होगी, बिल्कुल 100%। रिस्क आएगा, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनेमिक्स चेंज होंगे, तो जाहिर है इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, जाहिर है मार्केट में अफरा तफरी होगी। स्टेट इलेक्शन के बाद आप देखिए क्या तेजी आई है, क्योंकि मार्केट इज हैप्पी एंड सर्टन। वही चीज़ मुझे एक जोड़ना है कि स्टेट इलेक्शन के जस्ट पहले आपने ये कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे सरकार के पक्ष में आती है, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी पक्ष में आती है, तो एफआईज की वापसी होगी
और हमने देखा एक हफ्ते के भीतर उसके बाद नतीजा एफआईएस के जोरदार वापसी। अभी आप कह रहे हैं कि एफआईएस की वापसी इस साल हो सकता है, जनवरी में कम से कम, जो एक वजह मान रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं हो। क्या ये मान के चले कि लोकसभा का चुनाव अगर उम्मीदों के मुताबिक आता है तो फिर एफआईएस की बड़ी वापसी हो जाएगी? देखिए, क्योंकि मैंडेट एक इन्वेस्टर जो होते हैं कई तरह के इन्वेस्टर होते हैं। देयर आर सम इन्वेस्टर्स हु बाय लिटिल बिट ऑफ रिस्क। जैसे एक मैं मनीष पबराई की बात करता हूँ। मनीष पबराई एक लाइन यूज करते हैं, आई लाइक टू बाय हाई अनसर्टेनिटी एंड हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमें कब मिला? कोविड में। हाई अनसर्टेनिटी, बिल्कुल, हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोना पीतल के भाव पर आ गया था सर, बिल्कुल, ठीक है। कई लोग बोलते हैं जी दैट वी आर रेडी टू बाय अ प्रीमियम फॉर सर्टेनिटी, बिल्कुल, क्योंकि हमें लंबी एलोकेशन करना है मगर हमें सर्टेनिटी चाहिए। बिल्कुल। तो जो सर्टेनिटी 100% आएगी वो तो शेयर बाजार में कभी भी नहीं आएगी, मगर जो रिस्क है वह शायद इलेक्शन के बाद जो थोड़ा भी तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जो हम सिनारियो की बात कर रहे थे वो तो नहीं फिर पल आउट होगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस लिए आ रहे हैं। तो आप बोलते हैं जी मुझे 10 साल का व्यू लेना है, मैं अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 4% है, मुझे 15%, मुझे 10% पे रेट कंपाउंड करना है, मैं 10 साल का व्यू लेता हूँ और मुझे 10% नहीं प्रीमियम मिले तो ठीक है, मगर 10% पे 10 साल के लिए मेरा 10 से 12% पे पैसा अगर इंडिया में कंपाउंड होता है तो मैं एज ए इन्वेस्टर बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। तो हो सकता है इलेक्शन के बाद है। तो यह बोलना एक जेनेरिक बहुत मुश्किल है, जेनेरिक बहुत मुश्किल है कि कौन क्या आएगा। मेरा यह मानना है कि मार्केट इस समय जो अजम्पशन कर रहा है कि भाई 1 जनवरी होते एफआई की लहर आएगी, वो नहीं है। वह पिछले 2 साल तो नहीं आई, हो सकता है इस साल आ जाए, बोलना मुश्किल है। मगर उस उम्मीद पर आप मत ले। दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर में हमने बोला था आएंगे वो, आए वो, मगर मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। देखिए साहब, पर्सपेक्टिव है आज का, एक नजरिया है, एक नजरिया राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। आई एम नॉट ए, हमसे बहुत बहुत बड़े एक्सपर्ट है, हमारे व्यूअर्स सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। आज रिटेल एसआईपी नहीं कटी, बिल्कुल। आज इंडियन हाउस वुमेन ऑलवेज इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो सबसे बड़े फंड मैनेजर तो वही हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक आवर व्यूअर्स आर वेरी स्मार्ट and I learn a lot from them. This is a personal view. I could be wrong, but I think जनवरी के अंदर हिस्ट्री, वैल्यूएशंस, मूड और मोमेंटम देखते हुए मुझे लगता है कि उम्मीद पिछले 3 महीने में जो है आने 3 महीने में वो ना रखें। ठीक है, एक रनिंग करेक्शन इसको कह सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने लगातार कही है, जिस चीज़ को आपने इंडोर्स किया है आपने, कि अगर आपके पास मुनाफा हो रहा है तो आपने भी कहा कि 10 से 20% मुनाफा वसूली कर लीजिए। क्या पोर्टफोलियो चर्निंग में कर ले? लार्ज कैप में अगर नहीं है स्टॉक्स, ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, तो उसमें से चर्निंग करके इमीडिएट अभी हम शेयर की बात करते हैं। मैं डिपेंड इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइम होराइजन क्या है। इंडियन होटल कोविड में 60-70 रुपये में बॉटम आउट हुआ, 60-70 रुपये के बाद वो 400 हो गया, 4-5x हो गया। तो आप समझदार अगर हैं तो आप 4 बार जाते थे, 4 बार निकल सकते थे। मगर जब आप बेचेंगे इस व्यू से कि मैं 15% नीचे ले लूंगा, क्या पता गिरावट आए, नहीं आए, क्या पता जब आपको लेने का मौका मिले उस समय आपका मार्केट व्यू नेगेटिव हो, उस समय आपका सेक्टर व्यू नेगेटिव हो, उस समय आपको पड़ोसी ने बोला भैया शेयर बाजार महंगे, उस समय आपके पास पैसा नहीं हो, आपने घर खरीद लिया हो। बिल्कुल। तो अगर इंडियन होटल 60 रुपये से 400 रुपया हुआ या 100 रुपये से 400 रुपये, 100 रुपया पकड़ते हैं उदाहरण के लिए, 3-4 गुना हो गया, तो आप 3 गुना पैसा कर सकते थे अगर मैं बाय होल्ड करा। मगर आप 40-50% ही कमाते अगर आपने 4 बार ट्रेडिंग करी होती। 4 बार ट्रेडिंग करके मनोवैज्ञानिकली, साइकोलॉजिकली आपको एक बड़ा थ्रिल मिलेगा कि यार मैंने तो मार्केट को 4 बार बीट करा, देखो सबसे बड़ा समझदार मैं हूँ बिकॉज मैंने 4 बार ट्रेड करा। पैसा तो नहीं बना मोटा, मगर एब्सोल्यूट रिटर्न, आपने ब्रोकरेज दिया, आपने टैक्स दिया, टैक्स डांट लगाता हूँ मैं लोगों को, टैक्स। जब मेरे को लोग आकर के बोलते हैं जी मार्च आ गया है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपने टैक्स की, मतलब भैया मार्च में क्यों करनी, ये अप्रैल में चालू करनी चाहिए। सही बात है। वाई वेट, लास्ट मिनट में सीए नहीं मिलता है, बिल्कुल, वेबसाइट डाउन हो जाती है, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 3 गुना पैसा करना, या टाइमिंग का थ्रिल, या फिर 50% कमाना। राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है मनीष जी, आपका एटीट्यूड राइट रॉन्ग होता है। बिल्कुल सही। अगर सर ये जनवरी में के आसपास आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है, करेक्शन, रनिंग करेक्शन, एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए जो कर रहे हैं? अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको करेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज आपका जो एनुअल एक्सपेक्टेशन है वो 12 से 15% का है। तो 12 से 15% के अंदर तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में टिके हुए हैं। एसआईपी को लेकर मेरा ये मानना है कि किसी भी समय में अगर आपकी इनकम बढ़ रही है
देखिए आपने एसआईपी में 10,000 रुपया लगाया उस दिन, इन्फ्लेशन 5% है, तो वैल्यू ऑफ एसआईपी अगले साल 5% कम हो गई, तो 5% तो आपको बढ़ाना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मेरा यह मानना है कि विद इन्फ्लेशन एंड विद सैलरी राइज यू शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग एसआईपी। अगर आप एसआईपी रखें और इन्फ्लेशन का नंबर डाल के टॉप अप करते रहें अपनी सैलरी से, बिकॉज आपकी एसआईपी आपने जी, जब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2000 में पहली अपनी एसआईपी करी थी और एक बड़ी निजी एक्सपीरियंस है, मैं भी लोगों से सीखता हूँ तो मुझे कोई शर्म नहीं बताने में। 2000 रुपये की एसआईपी 1000 रुपये किसी कारणवश नहीं रखी, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मैं, 1000 रुपये की एसआईपी अभी भी है, तो मैं बड़ा खुश हो सकता हूँ कि 20 साल की जो मेरी एसआईपी है इतनी बड़ी हो गई है। मगर मैं दुखी हो सकता हूँ कि जैसी मेरी इनकम लेवल बढ़ी, मैंने 1000 की एसआईपी 10,000 नहीं करी और नहीं बढ़ाई। बिल्कुल। तो मैंने इन्फ्लेशन 1000 रुपये आज 2000 में एक बड़ा नंबर था, 1000 रुपये आज इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक बड़ा नंबर नहीं है। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको एसआईपी में, व्हाट इज इक्विटीज मनीष, इक्विटीज नथिंग एल्स बट बाइंग फ्यूचर परचेजिंग पावर। To buy future purchasing power, you have to beat inflation. If you have to beat inflation every year, when inflation is going to hit your portfolio by 5-6%, मैं तो GDP की RBI इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, रियल इन्फ्लेशन की बात भी नहीं करो, 10 से ज़्यादा है, हमारी लाइफस्टाइल बदलती है, 10 से ज़्यादा है, तो कम से कम सरकारी इन्फ्लेशन तो एसआईपी बढ़ाई अपनी। बिल्कुल। अब सर 3 सवाल छोटे छोटे हैं, लेकिन सबसे काम के हर डिटेल निवेशक जानना चाहता है। पहला सवाल ये कि अगले 6 महीने के लिहाज से 3 सेक्टर जिस पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए, तो आपने सका बैंकों का जिक्र किया आपने, बैंकों पे नजर रखिए। 3 महीने के लिए अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो वेयर विल द स्लो डाउन कम, द स्लो डाउन आई थिंक हैज स्टार्टेड कमिंग इन डिस्क्रिशनरी स्पेंड। गाड़ियों में थोड़ा सा आ रहा है स्लो डाउन, इसमें QSR के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है, थोड़ा सा रूरल इकॉनमी में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उस थीम पे आपको ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे थोड़ी ख़राब न्यूज़ आ रही है वहाँ पर आपको रेडी होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी, कहाँ पे जो अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाएगी, वो मुझे लगता है रोड कंस्ट्रक्शन में आएगी। अच्छी न्यूज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। तो अच्छी न्यूज़, खराब न्यूज़ पे भाव अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर निवेश करें। अच्छी न्यूज़ से बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाएगी, वहाँ पर उछाल आएगा, वहाँ पर बेचें। ठीक सर, इसमें हमने देखा कि जो ब्रोकरेज हाउसेस ने कुछ स्टॉक्स बताए हैं, वैसे तो आप स्टॉक्स हमने कुछ बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं, जैसे सिटी ने इंडस टावर्स की बात की है, नोमुरा ने इनो मीडिया की बात की है, मॉर्गन स्टैनली ने डीमार्ट की बात की, जेफरीज ने एसएम मोटर्स, HSBC ने कहा, इसमें से कोई एक शेयर जो आपको लगता है कि निकुंज की नज़र है इस पर? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे बिजनेसेस अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि ईवी को लेकर के आयशर मोटर के पोर्टफोलियो पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। EV will destroy a lot of market share for incumbents. 2024 में ओला पब्लिक जा रहा है। बिल्कुल। ओला पब्लिक जाएगा तो पूरी की पूरी EV यूनिवर्स में काफ़ी उत्साह बना रहेगा। उसकी वजह से हो सकता है लोग आयशर में मारामारी करें। हमने 2 बड़ी लॉन्चेस देखी 2023 में, हार्ले डेविडसन हीरो प्लस बजाज प्राइम। आयशर का मार्केट शेयर नहीं गिरा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये मास्टर है, तो मार्केट शेयर इसका इंटैक्ट है। डिस्ट्रप्शन इज नॉट चेंजिंग देम। ये बिजनेसेस मुझे लगता है टिका रहेगा। पावर है, साइज है, ब्रांड है और EV की वजह से डिस्ट्रप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है आयशर पे नज़र रखिए। डीमार्ट महंगा है, मगर डीमार्ट का जो मैनेजमेंट है, RK जी जिसे हम कहते हैं, RK दमानी जी, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, एक शातिर इन्वेस्टर है, लंबा सोचते हैं। वो जिस तरह से मार्केट और इकोनॉमी को समझते हैं, मेरे हिसाब से 99.99% लोग नहीं समझते हैं। उन्होंने पिछले साल डीमार्ट के 40 स्टोर खोले। जो हम स्लो डाउन का ईयर बोल रहे हैं, उन्होंने उनके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ईयर ऑफ एक्सपेंशन है। क्या डीमार्ट के नतीजे 2025 में घूम जाएंगे? मुझे नहीं पता, मगर क्या 27, 28, 29 डीमार्ट के लिए अच्छा रहेगा? वो एक हाई ग्रोथ मोड में आ चुका है। जब डीमार्ट हाई ग्रोथ मोड में आता है, पहले वो एक्सपेंशन करता है। रिटेल को पहले दुकान बनानी पड़ती है, पहले हलवाई दुकान खिलाएगा तभी तो चाट बेचेगा भैया। ब्रेक से जाने से पहले आपने चर्चा की थी दो स्टॉक्स की, आयशर मोटर की चर्चा की, डीमार्ट की चर्चा की। डीमार्ट में बता रहे थे कुछ, तो मनीष जी देखिए, आप ये सोचिए कि भाई अब वो हाई ग्रोथ में आ गई है कंपनी, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, रियल एस्टेट खुद की है, डेट है नहीं, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन तो आया ही है, के शेप रिकवरी हम बोलते हैं। डीमार्ट का मंत्र क्या है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। आप सस्ता लेंगे, टिकाऊ चीज़ लेंगे, हमारे पास आएंगे। पर सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कैटेगरी जो इंडिया में है, वह अल्ट्रा लग्जरी नहीं लेता है, वो नेसेसिटी लेता है।
लेता है, वहाँ पे स्लो डाउन है। तो जब वो स्लो डाउन में एक्सपैंड कर रहे हैं तो अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, सस्ता को और सस्ता बना रहे हैं, वैल्यू रिटेल और बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में इस समय वहाँ पे ग्रोथ है, नए स्टोर अभी किक इन नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि 18 महीना उनका धीमा हो सकता है, मगर दैट इज़ अ टाइम टू बाय सम ऑफ दीज ग्रेट बिजनेसेस। हम अंग्रेजी में बोलते हैं दैट यू शुड ऑलवेज बाय रेनकोट इन अ विंटर। मानसून के 10 दिन पहले अगर आप रेनकोट लेंगे तो आपको हमेशा महंगा मिलेगा। तो हम जब एज अ कंज्यूमर फ्लिपकार्ट की सेल का और अमेजोन की सेल का अगर वेट करते हैं तो मार्केट के अंदर जब सेल लगती है तो वे अप्रोच क्यों नहीं लेते हैं? मार्केट में एक जगह है जहाँ पर हम सेल का वेट नहीं करते, प्रीमियम पे जाते हैं, हम ब्लैक में टिकट लेते हैं। बिल्कुल, पर उल्टा करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। गिरावट मौके तो इसके अलावा कोई और शेयर है इसमें? नायका देखिए इस लिस्ट के अंदर मेरे जो आई डोंट ट्रैक एवरी कंपनी दैट क्लोजली, तो लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू दीज टू। बिल्कुल, ऐसा मोटर और डीमार्ट पर नजर बना के चल सकते हैं। अब एक और लिस्ट है मेरे पास जिसमें उन शेयरों का नाम है निकुल सर जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है सामान्य तौर पे पिछले 5 सालों में जनवरी में, जिसमें JSW स्टील है, इंडसइंड बैंक है, HDFC AMC है, पूरी लिस्ट आपके पास है। इसमें से कोई शेयर आपको, पूरी लिस्ट आप दिखाइए भी स्क्रीन पे, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा, इसमें से कोई शेयर आपको, एक या दो शेयर आपको जिसको लगता है? मेरे हिसाब से इस समय सरकारी शेयर्स को अवॉइड करिए, सरकारी कंपनी के शेयर, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स इतने अच्छे नहीं हैं इस साल के। और मेरे हिसाब से हर साल में देखूं तो डिसइन्वेस्टमेंट एक सेक्टर है, एक नंबर है जहां पर गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करी है डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। 4 साल पहले बोला था IDBI बेचेंगे, उसके बाद बोला था PSU बैंक्स को हम बेचेंगे, उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात हुई थी, BHEL तो लगा हो गया नहीं हुआ, कंटेनर को होने वाला नहीं हुआ। तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर आपने सोच रखा है कि बजट में कुछ आएगा नया, तो मुझे नहीं लगता आएगा। तो इसमें जो शेयर जो हैं कुछ ऐसे हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से अक्सर बजट से पहले चलते हैं, तो उन पर बाजी ना मारे। तो PSUs को अवॉइड करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्या आपको एज ए कैटेगरी में नहीं लेना चाहिए। इस कैटेगरी में अगर हम नाम देखें तो इसके अंदर स्टील है, इंडसइंड बैंक, हम इंडसइंड की बैंक की बात कर रहे थे, नेगेटिव रिटर्न था, मगर ये समय था जब इंडसइंड बैंक IL&FS क्राइसिस से निकल रहा था, वोडाफोन का इशू था, तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में तेज़ी रह सकती है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 12% नेगेटिव है, मगर उसके अंदर अभी चेंज जब तक नहीं आएगा बोलना बहुत मुश्किल है। SCI नेगेटिव है, मगर डिसइन्वेस्टमेंट को लेके मुझे ही नहीं लगता वहाँ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मनीष। आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स दैट सेलिंग एन एसेट फॉर गवर्नमेंट इज़ नॉट ईजी, इट रिक्वायर्स लेयर्स एंड लेयर्स। एक होती है नियत, दूसरा होता है प्रोसेस। नियत भली अच्छी, प्रोसेस अगर टाइट हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लिख रहा है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड इंडसइंड बैंक है जिसपे कि नजर बना के रखनी चाहिए। हाँ, मतलब देखिए जनवरी इज अ डिफिकल्ट मंथ टू कॉल। बिल्कुल, तो अगर आपको लेना है, मेरे हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। मुझे मार्केट धराशायी होता नहीं दिखता है, मगर मार्केट में नरमी दिखती है। नरमी इज अ गुड टाइम टू बाय व्हेन यू आर रीचिंग नियर द सपोर्ट लेवल्स। तो जो बड़े सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके आसपास नजर बना के रखिए। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वहां पर मौका मिलेगा, वहां पर लेना चालू करिए। मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत मार्केट जाएगा। बिल्कुल, 1-2 दिन 4 दिन चला जाए। तो अगर आप बाइंग का एक थंब रूल यूज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से टेक्निकली अगर आप सपोर्ट लेवल के आसपास थोड़ा पैनिक होता है तो वहां पर आपको दाव लगाना चाहिए। मुझे याद है 19,800 के आसपास जब निफ्टी आया था गिर के, जब 20,000 के करीब से, तो निकुल क्लियर में कहा था कि हो गया यहाँ से, अब थोड़ा घूमेगा बाजार और तेज़ी देखने को मिलेगा। हमने देखा बड़ी तेज़ी देखने को मिली। आपने बजट का जिक्र किया है, इंटरिम बजट है, हमने तो 2019 में देखा इंटरिम बजट नहीं, वो एक तरह से पूर्ण बजट के तौर पर उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट कर दिए कि कई लोग हैं जो बजट के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, उनके लिए कोई सलाह बजट के थीम के आधार पे? तो एक बात तो काबिल तारीफ है कि सरकार ने जो बजट का जो एक्सरसाइज है ना बहुत ओपन कर दी है। बिल्कुल, बजट्स आर बिकम वेरी प्रिडिक्टेबल नाउ। बजट्स में एक समाना आता था कि बजट के अंदर ये टैक्स वो टैक्स, ये लेवी वो लेवी, सब खत्म हो रही है। GST के बाद क्या सस्ता क्या महंगा वो लिस्ट ही कम हो गई है। दूसरा, द बजट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट नाउ। पिछले 3 बजट में आप देखिए तो एनेक्चर के अंदर कुछ नहीं छुपा रहता है, क्लीन बजट होता है, स्पष्ट बजट होता है। निर्मला जी की पहली स्पीच 2.5 घंटे के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीच थी। लास्ट स्पीच उनकी 90 मिनट से कम, रिकॉर्ड छोटी स्पीच। तो एक बजट इज बिकमिंग वेरी क्लियर नाउ, वेरी प्रिडिक्टेबल नाउ। RBI पॉलिसी प्रिडिक्टेबल हो रही है। आप वही चाहते हैं फ्रॉम एन इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट। बिकॉज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रॉम ए पॉलिसी मेकिंग नहीं चाहिए। ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट की एक सीमा होती है। इंटरिम बजट के अंदर आप पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं कर सकते। इंटरिम बजट के अंदर आप कुछ बड़े बुनियादी चेंजेस नहीं करते। तो मार्केट को डायरेक्शन मिलेगा, मार्केट को एक प्रकार की दिशा मिलेगी। सब्सटैंशियल
पॉलिसी अनाउंसमेंट्स विल नॉट बी डन। आई थिंक अमृतकाल हिंदुस्तान का शुरू हो चुका है। आई थिंक उसी बात पर मुझे लगता है वित्त मंत्री साहिबा उसी बात को बढ़ाएंगी। और मुझे लगता है कि इस बार जो बजट रहेगा वह देखिए, अगर आप एक सरकार हैं तो सरकारी कंपनीज के लिए कितना अच्छा साल रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा टेंशन रहे। 2021 में मुझे याद है कि वित्त मंत्री साहिबा के साथ आपका इंटरव्यू हुआ, तो उसमें पीएसयू के लिए आपने बात की थी और पीएसयू स्टॉक से सवाल पूछा था, उसका हमने देखा था बड़ी तेजी देखने को, हमने कई बार दिखाई भी है। शेयर बाजार के अंदर मैंने जो सालों से सीखा है, आप बड़ा पैसा कब बनाते हैं? नज़र क्या सस्ता है, पकड़ कि आपको पकड़ में आ जाए, मगर मोर इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट कि मैंने उसमें निवेश करा, और चौथा होता है पेशेंस। आउट ऑफ द 3 थिंग्स आई हैव मेंशन्ड, पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप मार्केट में अगर नज़र रखें सस्ता क्या है और अच्छा क्या है, आप पकड़ करें यानी उसमें कमिटमेंट करें, कैपिटल एलोकेट करें जो आपको पोर्टफोलियो, और पेशेंस रखें। अब हमें यहाँ से अगर $5 ट्रिलियन जाना है, 7 जाना है, तो हो सकता है 3 साल में हो सकता है 4 साल में हो, मगर जा तो रहे हैं। बिल्कुल। तो कई बार शेयर बाजार इकोनॉमी से पहले मूव करता है, कई बार इकोनॉमी के बाद मूव करता है। कहाँ मूव करेगा ये मुझे नहीं पता, मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप टिके रहेंगे, रोज़ की वॉलेटिलिटी पर नज़र ना रखें, उम्मीदें कम रखें, तो आई थिंक वी आर इन फॉर अ गुड टाइम्स। बिल्कुल सीधे तौर पर, और जैसा कि निकुंज सर ने कहा कि नज़र बना के रखिए, यही निकुंज की नज़र शो की खासियत है। शुक्रिया सर पूरे विस्तार से बताने को। इसमें हमने यही समझाने की कोशिश की कि 2024 के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। 2-3 खास बातें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहला ये कि थोड़ा सा रनिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपको प्रॉफिट है तो जनवरी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आपके पास अच्छी कंपनी को शेयर है तो होल्ड करके चल सकते हैं। सरकारी कंपनी को शेयर में थोड़ा दूरी बना के रखिए। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकता है। डीमार्ट पर नज़र बना के रखने की उन्होंने सलाह दी है। तो निकुंज की नज़र में हमने कोशिश की आपको बताने की, समझाने की कि 2024 के लिए किस सेक्टर और शेयर पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। आज के लिए शो में इतना ही। मुझे और निकुंज सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।